गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआईसी केमिस्ट्री चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के इस विज्ञान के चैप्टर में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, का जो शेष भाग था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक समीकरण को लिखना, ये पहली वीडियो में आपको बताया गया था। और इस वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ या यौगिक बनाते हैं तो यह प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कोई भी रिएक्शन कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने के लिए कितने प्रकार की होती हैं। ये होती है, पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवी होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक अभिकारक का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। देखते हैं तो CaO प्लस H2O NO CaCO3, ये बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं कि बिना बुझा चूना, और ये बुझा हुआ चूना CaOH का होता है। CaOH का बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने का उपयोग हम दीवार पर सफेदी करने के लिए करते हैं। ये तो हो गई संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके दो उदाहरण दिए हैं। और ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, इसे जब हम जल में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो बुझा हुआ चूना कहलाता है। इस बुझे हुए चूने का उपयोग हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि दीवारों पर सफेदी करते समय जब दीवार सूख जाती है तो उसकी चमक क्यों बढ़ जाती है। तो उसकी चमक इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवारों पर पोत दिया, और यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर कहलाता है, सफेद चमकदार होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाने के कारण ही सफेदी जो है वो चमकने लगती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम संगमरमर भी कहते हैं। इसी कारण सफेदी चमकने लगती है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। अब हम जो दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक यौगिक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इस वियोजन का कारण कुछ भी हो सकता है। यदि इस वियोजन में ऊष्मा का उपयोग हुआ है तो वह अभिक्रिया ऊष्मा वियोजन कहलाती है। यदि विद्युत का उपयोग हुआ है तो विद्युत वियोजन कहलाती है। और यदि ताप का उपयोग हुआ है तो तापीय वियोजन कहलाती है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसे हम गर्म करते हैं, ऊष्मा लेते हैं इसे, तो बन जाता है CaO प्लस CO2। ये बिना बुझे चूने और CO2 में टूट जाता है। तो ये एक प्रकार का ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब कोई एक पदार्थ गर्म करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यदि क्रिया में ऊष्मा का उपयोग हुआ है तो ऊष्मीय वियोजन, ताप का उपयोग हुआ है तो तापीय वियोजन, विद्युत का उपयोग हुआ है तो विद्युत वियोजन की क्रिया होगी। इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है और नया पदार्थ बन जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके कोई नया पदार्थ बना देता है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu या Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ये दो अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया में देखते हैं आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट और कॉपर धातु अलग हो जाती है। इसमें जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए आयरन जो है कॉपर को हटा देगा और अपने आप वहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। तो आयरन कॉपर को विस्थापित करके क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट, ये है आयरन और ये है कॉपर। कभी कभी सवाल ऐसे आ जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डुबोने पर उसका जो हरा रंग है वो गायब क्यों हो जाता है। तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि आयरन जब इसमें डूबता है तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है जो धुंधले कलर का होता है। फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण उसका कलर जो है
गायब हो जाता है। इसी प्रकार यह जिंक जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए जिंक कॉपर को हटा के यहाँ पे जुड़ जाता है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। ये तो होगी हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O, ये एक प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखें इसमें जो है H प्लस है और Cl माइनस है आयन, और इसमें Na प्लस है और OH माइनस आयन है। तो जो माइनस वाला आयन है वो तो प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा इसमें, ये क्या बना देगा NaCl, और जो ये वाला प्लस वाला आयन है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये बना देगा HOH, ये से कह सकते हैं H2O। तो इसमें जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम सही तरीके से लिख सकते हैं HCl H प्लस और Cl माइनस, और NaOH में Na प्लस और प्लस OH माइनस, और मैंने ऐड करना जो इनको क्या होगा HCl प्लस NaOH, जो ऊपर का प्लस का निशान है वो माइनस वाले के साथ जोड़ दो, और जो ऊपर का माइनस है वो प्लस वाले के साथ जोड़ दो, विपरीत आवेशों को एक जगह जोड़ दो। तो ये बन गई हमारी HCl हाइड्रोक्लोरिकम, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H2O जल, और ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसे हम नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। ये जल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद द्विविस्थापन के बाद हमारी क्रिया आती है नंबर 5, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो रेड और एक ऑक्स। तो इनका मतलब है रेड से हो गया रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन, ऑक्स बन गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण। अब जो हमारी अपचयन और ऑक्सीकरण की क्रिया है उन्हें समझ लेंगे।
वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा या किसी यौगिक द्वारा हाइड्रोजन का ऐड होता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, हाइड्रोजन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन का ग्रहण करना या ऑक्सीजन का त्यागना, अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा या किसी यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का त्यागना या हाइड्रोजन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, जबकि उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, हाइड्रोजन का तो त्यागना, ये इसका उल्टा है, और ऑक्सीजन का ग्रहण करना, अर्थात किसी तत्व द्वारा, किसी यौगिक द्वारा या किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का त्यागना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों क्रिया एक साथ चलती है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चलती हैं, वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनका उदाहरण है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, इसका उदाहरण है हमारा COS। पहले हम ऑक्सीकरण का उदाहरण देख लेते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण, जब हम कॉपर को एक पोर्सिलेन डिस्क में गर्म करते हैं तो वह थोड़ा सा उसका कलर जो है डार्क सा हो जाता है और अधिक डार्क हो जाता है। इसका कारण यह है कि वो कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तो इसका मतलब है वो Cu प्लस O, ये बन जाता है Cu, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो ये कहलाती है हमारी कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें हो रही है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इसका जो रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये तो हो गई हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया। अपचयन की क्रिया का उदाहरण क्या होगा हमारा, अपचयन की क्रिया का उदाहरण, इसमें होता है हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो हाइड्रोजन का जैसे आयोडीन है, आयोडीन में अगर हाइड्रोजन को ऐड करें तो क्या बन जाता है हमारा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें आयोडीन का अपचयन हो रहा है, ये अपचयन का उदाहरण है। इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को उदाहरण देख सकते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हम कैसे लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, अभी हमने बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, देखते हैं। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। अब इस क्रिया को ध्यान से देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन और ये कॉपर और ये जल। इस क्रिया में जो कॉपर ऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन को त्याग दिया, और ऑक्सीजन को त्याग दिया। तो जब ऑक्सीजन का त्यागना हो जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाती है, अपचयन। और हाइड्रोजन ने जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ये कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण।
तो इस क्रिया में हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण भी हो रही है और अपचयन भी हो रही है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जैसे CuO का अपचयन कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है, तो CuO जो है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीकारक। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचयन। तो इसमें ऑक्सीकारक क्या है, CuO, और अपचायक क्या है इसमें, H2। इस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद इसमें दो प्रकार की रिएक्शन और बताई है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। तो ये और देख लें, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिस क्रिया के होने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम बिना बुझे चूने को जल में घोलते हैं, CaO को जल में हमने घोल दिया, तो जल में घोलने पर हीट निकलती है इसमें से, प्लस ऊष्मा। फिर जो ऊष्मा निकली है, इस ऊष्मा के निकलने की वजह से यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा की प्राप्ति होती है या ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जबकि इसके विपरीत ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी इसकी उल्टी होती है। वह अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा की हानि होती है, अर्थात जब वह क्रिया चलती है तो ठंडक का एहसास होता है, तो वह विक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी। जैसे हम I2 + H2 हाइड्रोजन की और आयोडीन की क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो माइनस ऊष्मा लिखते हैं यहाँ पे, माइनस ऊष्मा, यानी कि इसमें ऊष्मा की जरूरत है इस क्रिया को करने के लिए। तो ये कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इनकी पहचान होती है, अगर प्लस करके ऊष्मा लिखी गई है तो ऊष्मा क्षेपी, यानी कि प्लस ऊष्मा, और यहाँ पर माइनस ऊष्मा लिखी गई है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, संचारण। संचारण आपने देखा होगा कि जब लोहे को हम नमी में और वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। तो ये जंग लगने की क्रिया ही हमारी संचारण कहलाती है। किसी अम्ल, क्षार, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं पर भूरे रंग की परत का चढ़ना संचारण कहलाता है। जैसे चांदी पे भी काले रंग की परत चढ़ जाती है, कॉपर पे भी एक ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, और आयरन पे भी एक ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है। इसलिए सब क्या है, ये संचारण है, अर्थात किसी धातु पर जंग लगने की क्रिया को ही संचारण कहते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता विकृत गंधिता यानी कि गंध में विकृति उत्पन्न होना, किसी चीज की गंध में विकृति उत्पन्न होना। जैसे तेल से बनने वाली जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें ज़्यादा दिनों तक खुले में रखने पर, वायु के संपर्क में रखने पर उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, अर्थात वे खराब हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय पदार्थों को वायु में रखने से, ऑक्सीजन के संपर्क में रखने से उनका ऑक्सीकरण हो जाता है
और उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इससे बचने के लिए ही हम तेलीय या खाद्य पदार्थों को, जो चिप्स वगैरह होते हैं, उन्हें पैकेट में रखते हैं और उस पैकेट में नाइट्रोजन जो अक्रिय गैस होती है उसे भर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भरेंगे तो वो ऑक्सीजन उससे क्रिया कर लेगी चिप्स से और वो विकृत गंधिता उत्पन्न कर देगी। तो इसीलिए वहाँ हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और उनके पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर के उन्हें विकृत गंधिता से बचाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये सिद्ध करना था हमें। तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि जब हम श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा उन्हें भोजन के द्वारा मिलती है। भोजन जैसे आलू, चावल, रोटी, जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है हमें इनसे, और कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज का निर्माण कर देता है हमारी शरीर के अंदर, और ग्लूकोज जो है एक्वस सॉल्यूशन के रूप में हमारे शरीर में चला जाता है। भोजन से जो प्राप्त होता है ग्लूकोज, वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो हमारे श्वसन के द्वारा जो हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाती है उससे क्रिया कर लेता है। उससे क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है सांस के द्वारा और जल का निर्माण हो जाता है, जो शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, और इस क्रिया में ऊष्मा की हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है इस क्रिया के माध्यम से। धन्यवाद।